सो टुडे फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि हम लोग अपना जो एक नया एक तरह से सब्जेक्ट बोलेंगे जिसका हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ये केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। जो केमिस्ट्री होता है उसमें 3 पार्ट होता है। एक होता है हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री, तो उसमें 3 पार्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट जो होता है वो होता है अपना फिजिकल, ठीक है, जिसमें हम लोग इक्विलिब्रियम वगैरह का बात करते हैं। इसके बाद दूसरा होता है अपना कौन सा एक बोलते हैं, इनऑर्गेनिक। इसमें पीरियोडिक टेबल वगैरह का डिटेल में पूरा पढ़ते हैं लोग। और थर्ड जो होता है एक होता है ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये जो अपना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी का हम लोग स्टार्टिंग इस वीडियो से कर रहे हैं। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करते करते 11th और 12th दोनों का जो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द क्या कर लें, समाप्त कर लें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन से ही कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो देखिए, जो होता है अपना जो ये एक तरह से बोलेंगे जो भी मैटर है यानी कि पदार्थ है, वो मेनली उसको हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो पदार्थ होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, और दूसरा ऐसा मैटर हो सकता है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बोल सकते हैं। तो किसको इनऑर्गेनिक बोलेंगे, किसको ऑर्गेनिक बोलेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये सब कोई आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल को जानता होगा। वो किस फॉर्म में दिखता है, तो ऐसे दिखता है। ये होता है अपना आवर्त सारणी बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं। तो ये उसका रहता है फॉर्म। इसमें यहाँ पे हम लोग इसमें जानते हैं कि 18 यानी कि 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से एक होता है वर्ग जिसको बोलते हैं ग्रुप 14, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है वो 14 ग्रुप मान लेते हैं। यहाँ पे बगल में 13 रहता है तो उसके जस्ट बाद क्या रहता है, 14 रहता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अपना 14 नंबर ग्रुप जो है वहाँ पे रहता है। इसका जो ऊपर में सबसे पहला ही एलिमेंट आता है वो आता है कार्बन, नीचे रहता है सिलिकॉन। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है कार्बन, और इसके अलावा इसमें जितना बाकी एलिमेंट है तत्व, तत्व उसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी है वो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसमें बहुत सारे तत्वों को आवर्त और वर्ग के रूप में क्या किया गया है, सजा के रखा गया रहता है। तो उसी में से एक अपना एलिमेंट है जो क्या होता है, कार्बन, ठीक है। तो हमको ये ध्यान देना है कि जो एक होता है ऑर्गेनिक मैटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, कार्बनिक, यहाँ पेन होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना कार्बनिक बोलते हैं। और एक होता है इनऑर्गेनिक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकार्बनिक मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक में जो होता है मेनली हमको किसके बारे में पढ़ना होता है, कार्बन के बारे में। तो पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरी तरीके से कार्बन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि कार्बन किसके साथ कैसे रिएक्शन करता है, क्या करता है, कैसे कंपाउंड बनाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, सब चीज़ ये ऑर्गेनिक में पता चलता है, ठीक है। और इस कार्बन को हटा के जितना भी बच गया अपना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ये ऊपर में एक S ब्लॉक रहता है, फिर P ब्लॉक रहता है, फिर D ब्लॉक रहता है। तो जितना भी रहता है अपने उसके अलावा अगर हम बोल देंगे, यहाँ पे रहता है ना जैसे S ब्लॉक रहता है, फिर P ब्लॉक का एलिमेंट रहता है, फिर D ब्लॉक का एलिमेंट रहता है। उस प्रकार से अगर करते करते हम लोग बांट देंगे तो उसी में से ये जो एक कार्बन अपना हो गया, इसको छोड़ के बाकी जितना भी हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपना इनऑर्गेनिक में चला जाएगा, और ये कार्बन जो है वो अपना ऑर्गेनिक में रहेगा। तो जितना भी हम लोग अगल बगल जो भी जीव जंतु है, खाना भोजन हो गया, पेड़ पौधा हो गया, सारा चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बन से बना होता है। हम लोग पहले पहले पढ़ते थे लोग ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि जीवन का जो आधार है मेनली वो कार्बन पे डिपेंडेंट है। कहीं भी अगर खोज करना होता है जीवन का तो सबसे पहले खोज किया जाता है कि वहाँ पे कार्बन है क्या या फिर ऑक्सीजन है क्या, ऐसे ही एलिमेंट को हम लोग खोज करके देखते हैं लोग। तो ये है अपना कार्बन। अब हम लोग को कार्बन के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग कार्बन का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कार्बन क्या है, ठीक है। कार्बन क्या है, तो अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या। तो इसका जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 6, ठीक है। और जो इसका परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो ये इसका मेनली हो गया। इसके अलावा भी इसका अलग अलग परमाणु भार होता है, उसको हम लोग समस्थानिक में पढ़ते हैं, लेकिन ये अपना जो मेन है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये C12 बोलेंगे, या इसको हम लोग C12 भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर है 6। इसके मतलब क्या हो गया कि इसमें जो अगर C6 में बोला जाएगा तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग कि 6 क्या है, प्रोटॉन है, ऐसा हम लोग बोल देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है और बाकी 6 क्या है, इसमें न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो अब ये जो प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन
ये दोनों ही मिलकर वहाँ पे क्या लिखा गया है 12, यानी कि एटॉमिक मास। तो जो एटॉमिक मास परमाणु भार होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का तो भार लेते नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो भार है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तुलना में 1000 गुना कम होता है, इसलिए इसका भार का हम लोग बात करते नहीं, ये हट जाता है। बाकी बच जाता है केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका भार को हम लोग उनको उसको गिनती को जोड़ करके एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में बोलते हैं कि ठीक है 12 है इसका एटॉमिक भार। तो ये इसका हो गया। अगर हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे 1s2 2s2 2p4, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, इसके बाद 2p4 हो जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो p ब्लॉक है, ये p अपना p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल में दो यहाँ पे क्या है अपना, ये 8 हो गया ना, यहाँ पे p2 करेंगे यहाँ पे, ठीक है वही सोचे यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि p ऑर्बिटल में हम लोग कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो p ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 क्या है पहले से फुल है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसमें भरा जा सकता है। इसीलिए कार्बन को क्या बोला जाता है, इसका जो संयोजकता है 4 है। कार्बन में ऐसे ऐसे बना रहता है, इसमें बोला जाता है कि इसके पास इसके बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा क्या है इसका 2, ये इसका इनर है, इनर ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो सेकंड में यहाँ पे जो 8 रह सकता था, जिसमें कि 2 s में रहता और 6 p में रहता, तो 2 s का तो भरा हुआ है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो p वाला है इसमें क्या है, सिर्फ 2 ही है, बाकी 4 क्या है अभी खाली है। तो इस बाकी 4 को ये कार्बन क्या करता है, अपना सहसंयोजक बंध के द्वारा अपना अन्य चारों इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करता है और अष्टक नियम को पालन करता है, और फिर वो स्टेबल हो जाता है बॉन्ड बना करके। तो ये इसका कार्बन का मतलब कि पूरा गेम होता है कि कैसे कैसे काम करता है। तो इतना छोटा थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन था, जिसके बारे में हम लोग को कार्बन के बारे में पता रहना चाहिए इतना, तब जाके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे इसमें बढ़ सकते हैं। अब हम लोग कार्बन का जो बॉन्ड जो बनाता है उस बॉन्ड के बारे में भी पढ़ते हैं कि कितना प्रकार का बॉन्ड बना सकता है, और उसका डिटेल भी हम लोग थोड़ा सा देखने का कोशिश करते हैं लोग। और उसके पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि एक होता है अपने 2-3 प्रकार का ऑर्बिटल होता है। एक होता है s ऑर्बिटल, एक होता है p ऑर्बिटल, फिर होता है d ऑर्बिटल, फिर होता है f ऑर्बिटल। ये होता है हम लोग को पता है। s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 3 ऐसे और 3 ऐसे, कुल मिला के 6 मतलब कि इलेक्ट्रॉन रह सकता है। d ऑर्बिटल में अगर हम बोलेंगे तो टोटल 10, इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे d कर देते हैं। तो इसमें 1 2 3, ये 4 और ये 5, इसमें टोटल जो है अपना 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये इलेक्ट्रॉन का अपोजिट स्पिन दिखाया जाता है। उसी प्रकार से F में 14 रह सकता है, यानी कि उसमें 7 कक्षक रहता है और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये अपना हो गया s p और d, ये हम लोग को समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। तो ये हम लोग को पता है कि ये गोला होता है, गोल, ये इसका शेप होता है s ऑर्बिटल का, गोल ये हम लोग को मालूम है। p ऑर्बिटल का अगर हम बात करेंगे कि p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, तो इसका जो शेप होता है डम्बल के जैसा होता है। अगर हमको यहाँ पे एक्सिस बना दें, 3 एक्सिस पे रह सकता है, एक एक्स पे भी रह सकता है, वाई पे भी रह सकता है, और इसको अगर हम लोग अंदर की तरफ कर देते हैं या फिर बाहर की तरफ ही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसे ऐसे बोलेंगे तो ये हम बोलेंगे कि पी एक्स ऑर्बिटल हो गया। इसी प्रकार से हम लोग पी वाई भी बना सकते हैं, पी जेड भी बना सकते हैं 3। अगर हम इसको वाई में कर देते हैं तो इसको बोलेंगे कि पी वाई है अपना। इसी प्रकार से अगर हम जेड में कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे जेड बनाया गया था, जेड में कर देते हैं तो बोलेंगे कि पी जेड है। तो इस प्रकार से ये मेन हम लोग को दिए हैं 2 ऑर्बिटल के बारे में जानना है अभी, एस और पी। एस ऑर्बिटल जो होता है वो गोलाकार आकृति में होता है, ये हम लोग को मालूम है। और जो डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, ऐसा डम्बल के शेप में रहता है, ठीक है। इसको हम लोग को यहाँ पे याद रखना है कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। इतना जब हम लोग को पता चल गया तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है कार्बन के साथ, ठीक है। इसको सबसे पहले यहाँ पे रब कर लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कार्बन, कि कार्बन कितने प्रकार का बॉन्ड बना सकता है और क्या क्या हो सकता है कार्बन के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख लेते हैं कि ये यहाँ पे कार्बन दिया गया है। कार्बन का हम लोग 2-3 कंपाउंड लेते हैं और उस कंपाउंड की मदद से देखते हैं कि ये कितने प्रकार का बॉन्ड बनाता है। एक जो सबसे पहला कंपाउंड जो कि जिसको सबको ही मालूम होता है, उसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले CH4, इसका क्या नाम होता है, सबको को मालूम होगा। इसका नाम जो होता है वो होता है मीथेन। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर भी आसान होता है। इसका 4 बॉन्ड है और 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये अपना मीथेन है। इसका भी हम लोग जनरल फार्मूला भी जानते हैं लोग, क्या होता है जनरल फार्मूला, CN
H2n+2। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1, तो C1 किए हैं तो H कितना हो गया है 4 हो गया है, यानी कि C1H4, इसी को हम लोग CH4 के रूप में लिखे हुए हैं। तो ये इसका बॉन्ड है। अब हम लोग को ये समझना है ये कैसा है, ये स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में हम लोग को समझना है। तो ये हम लोग को पता है कि टेट्राहेड्रल है स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल इसका बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, तो ऐसे ऐसे बॉन्ड है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, सबसे पहले हम लोग को ये पता करना है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड है। तो अगर हम लोग कार्बन का अभी हम लोग देखे थे स्ट्रक्चर, अगर हाइब्रिडाइजेशन वाला अगर इसका लिखे थे लोग, तो कैसा बना था 1s2 2s2 2p2, ये था अपना। तो ये क्या करता है यहाँ पे कि 2 को यहाँ पे s ऑर्बिटल है, और इसमें क्या है ये अपना p ऑर्बिटल है p में 3 ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे ऐसे अपना इलेक्ट्रॉन फुल रहेगा, यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे अपना इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन तो फुल है, और p में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे है, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है खाली, एक s का है यहाँ पे, और ये 2, एक ये और एक ये 2 गो p का है, यानी कि 1s और 2 गो p, ये दोनों आपस में संकरित होकर के एक ऑर्बिटल बनाते हैं, मतलब कि कक्षक बनाते हैं, नया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसको कि क्या बोला जाता है sp3 ऑर्बिटल बोला जाता है। तो sp3 ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे 2p कर दिया ना, ये 2p नहीं होगा यहाँ पर, ये एक s रहेगा यहाँ पे, और ये 3p है। तो ये तीनों p और ये s मिला करके sp3 ऑर्बिटल बनाता है, और टोटल कितना इसमें हो जाता है अपना 4 ऑर्बिटल हो जाता है। इस चीज़ को हमको यहाँ पे क्लियर करना था, ठीक है। 4 हो जाएगा, वही तो हम बोल सोचे यहाँ पे, जैसे कि एक s हो गया और 2 ले लेते थे, 3 ही बनता है, फिर 3 से तो ये होता नहीं काम। तो ये अलग अलग एनर्जी का है, लेकिन समीकरण के बाद यहाँ पे 4 ऑर्बिटल बना sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और चारों का एनर्जी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये बोला गया, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक s और 3p मिल के sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना हुआ है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अगर हम इसका कोण की बात करें, तो नॉर्मली कोई देख के बोल सकता है कि अगर यहाँ पे 360 डिग्री कंप्लीट करना है तो 90 डिग्री कोण रहना चाहिए। यहाँ पे कोई भी देख के बोल सकता है कि यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, ऐसा कोई बोल देता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमको याद रखना है कि ये जो sp3 ऑर्बिटल होता है, यानी कि हाइब्रिडाइज जब ऑर्बिटल बन जाता है तो वो प्लेनर नहीं बनता है। 90 डिग्री 360 डिग्री मतलब प्लेनर हो जाता है, लेकिन ये प्लेनर नहीं बनता है। इसके बीच का जो एंगल रहता है वो 100 डिग्री से भी अधिक होता है। तो इसको हम लोग प्लेन पे नहीं बना सकते। ये ऐसा जो फोटो बनाया गया है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ज़बरदस्ती बनाए हुए हैं, प्लेन में कभी ऐसा नहीं बनता है, ठीक है। तो उसका अलग से स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग बाद में देखा जाएगा। बस इतना ख्याल करना है यहाँ पे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है, तभी जाके 4 गो बॉन्ड बना हुआ है। इसमें कैसे बना हुआ है, तो एक s ऑर्बिटल और ये बाकी का 3 p ऑर्बिटल, ये तीनों आपस में, ये चारों जो ऑर्बिटल है आपस में हाइब्रिडाइज करके sp3 ऑर्बिटल बनाया हुआ है। इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे केयर करना है। यहाँ पे ये हो जाएगा तो sp3, तो ये अपना एक sp3 ऑर्बिटल से बना हुआ है, यहाँ पे भी एक sp3, यहाँ पे भी एक sp3 और एक यहाँ पे भी sp3 बना हुआ है। और हाइड्रोजन का क्या है अपना, उधर से ये अपना एक ऑर्बिटल लेके आया गया। हाइड्रोजन का तो सिंपल है, अगर हम लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s अगर 1 हो जाएगा यहाँ पे सिंपल, एक में एक रहेगा या अपना, तो बस अपना एक s ऑर्बिटल है। तो ये कैसे बनेगा, अगर हम इसका अगर हम लोग पूरा देखेंगे तो मतलब कैसा बोल पाएंगे कि यहाँ पे इसका एक ऑर्बिटल है अपना इधर से, को पूरा अगर मैं बड़ा बना दूँ थोड़ा सा ताकि ये क्लियर हम लोग को पता चल पाए। तो ये कार्बन हो गया यहाँ पर, ये बाकी हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये समझ में इतना आना चाहिए हम लोग को कि इतना करके हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे सारा चीज़ बना लिए हैं कि ये ठीक है कार्बन का ही है, ये अपना इसका ऑर्बिटल है sp3 का एक ऑर्बिटल है, इधर भी sp3 का है, इधर भी sp3 का है, इधर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल है, यहाँ से s आया अपना। ये बाकी मिलके दो दो इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का और एक इसका मिलके इसका भी अपना स्टेप पूरा हो गया, और ये हाइड्रोजन भी अपना स्टेबल हो गया क्योंकि इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलके
हीलियम के जैसा बन गया। और ये कार्बन किसके जैसा बन जाएगा अपना, ये जो कार्बन बन जाएगा ये अपना यहाँ पे रहता है फिर नियॉन के जैसा बन जाएगा, नियॉन यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी अपना स्टॉक पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से जो है अपना ये कंप्लीट होता है कि मतलब कि CH4 के बारे में। इसके बाद हम लोग चलते हैं और देखते हैं लोग C2H2 के बारे में। इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं थोड़ा सा कि C2H2 क्या होता है और ये कैसा होता है C2H2 जिसको कि हम लोग बोलते हैं लोग। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं लोग। तो जो अपना सेकंड कंपाउंड है वो है अपना C2H2। ठीक है, C2H2 का इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये होता है इथीन। ठीक है, इसको हम लोग इथीन बोलते हैं लोग। इथीन जो बोलते हैं लोग तो इसमें कार्बन 2 है, 2 कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन कितना है C2, ये H4 हो जाएगा। यहाँ इथीन के बारे में हम लोग करना है तो C2H4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये 2 हाइड्रोजन इधर बना देंगे, 2 हाइड्रोजन इधर बना देंगे। तो हम लोग को अभी देखे थे लोग कि कार्बन में 4 बॉन्ड चाहिए तभी जाके इसका अष्टक पूरा होगा। तो 2 बॉन्ड तो बन गया, बाकी 2 बॉन्ड ये आपस में बनाएगा। ये यहाँ का मैटर था। ठीक है, लेकिन अब ये तो स्ट्रक्चर हम लोग को पहले से पता है, ऐसा तो हम लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर के आगे जो मेन मुद्दा है ये देखना है कि इसका बॉन्ड के बारे में, कि बॉन्ड में क्या क्या है और कैसा कैसा सिचुएशन है इसके बारे में, ये हम लोग को यहाँ पे देखना आवश्यक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, ये यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ था कार्बन का, लेकिन यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे अपना 1s2 2s2 2p2। तो ये S हो गया और ये फिर से यहाँ पे ये एक नहीं, यहाँ पे 2 रहेगा, ये ऐसा रहेगा अपना। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ रहता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि प्लेनर। sp2 कहने का मतलब क्या हो गया कि प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तो एक s ऑर्बिटल ये वाला और एक 2p ऑर्बिटल यानी कि ये वाला, ये दोनों मिल के अपना क्या करता है, हाइब्रिडाइज करके बनाता है नया ऑर्बिटल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि एक s और 2 p मिल के क्या बनाया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्बिटल बनाया। ठीक है, और एक p ऑर्बिटल को ऐसे ही p ऑर्बिटल को खुला छोड़ दिया जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि 3 ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइज हो गया और एक अपना खुला छूट गया यहाँ पे, तो और इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भर जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे अपना रहेगा। एक जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है अपना पाई बॉन्ड बनाने में जाता है और ये बाकी जो 3 है ये किस बॉन्ड में जाने में जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका भी हुआ है और इसका भी हुआ है। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, इस कार्बन के लिए बात कर रहे हैं, कार्बन 1 के लिए एक ये फिर से हम बॉन्ड बना देते हैं ताकि पता चले। इस कार्बन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड। सिमिलरली इस कार्बन के लिए भी ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, 3 बॉन्ड बन गया। यहाँ पे हमको दिख रहा है ये बॉन्ड नहीं है, ये तीर मारे हैं यहाँ पे, ये बॉन्ड नहीं है, ये 3 बॉन्ड बना हुआ है। तीनों बॉन्ड जो है ये कौन सा ऑर्बिट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और एक जो बॉन्ड फ्री है वो ऊपर से बनेगा, ऐसे ऐसे उसको दिखाया जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे दिखाया जाता है। तो उसको हम लोग पता करेंगे ये कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। पहले ही बताया था कि p ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, तो p ऑर्बिटल को दिखाने के लिए इसको ऐसा किया गया है। ठीक है, और इसी बॉन्ड को हम लोग ईजिली दिखाने के लिए कैसा बना देते हैं, इसी बॉन्ड को अगर हम लोग को ईजिली दिखाने के लिए डबल बॉन्ड कर देते हैं। लेकिन हम लोग को ये दिमाग में ख्याल रखना है कि इसमें का एक बॉन्ड तो ठीक है, नॉर्मल है, सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन दूसरा वाला जो बॉन्ड है वो प्लेन के बाहर है। ये 3 आकृति है यहाँ पे, हम लोग इसको ध्यान दे सकते हैं लोग कि ये बॉन्ड 1, ये 2 और मान लेते हैं यहाँ पे ये बॉन्ड है 3, इसके बाद ये 4, ये 5, ये यहाँ पे 5 बॉन्ड है। ठीक है, ये हमको दिख रहा है, ये 5 बॉन्ड एक प्लेन में रहता है। ठीक है, और ये जो 6th बॉन्ड है, 6, इसको मैंने घेर दिया, ये प्लेन के ऊपर रहेगा। कैसे, मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे ऊपर रहेगा ये प्लेन के। ठीक है, क्योंकि ये दूसरा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे ऊपर रहेगा। ठीक है, ये 2 पेन है अपना, इसको हम खड़ा कर दिए बोर्ड पे, तो एक यहाँ से ऐसे ऐसे और एक बोर्ड के नीचे से। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पे बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। उसके बारे में हम लोग भी डिटेल में देखेंगे और उसको समझने का कोशिश भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये अपना एक हो गया C2H4 के बारे में, यानी कि इथीन के बारे में। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला हाइब्रिडाइजेशन और उसमें देखते हैं इथाइन के बारे में। ठीक है, तो 2 अपना अभी हुआ कंप्लीट, और अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर इथाइन का कि वो कैसा होता है। तो उसका जो होता है C2H2 होता है, ये पहले लिखा गया था, अभी ये अपना क्या है यहाँ पे C2H2 है, ये 3 है, पिछले वाला 2 चल रहा था, उसको कलेक्ट कर लेना है।
तो ये अपना इथाइन हो गया। इथाइन को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये कार्बन, ये एक कार्बन, 2 गो तो हाइड्रोजन है बस केवल, इसको सीधा ही लगा देते हैं क्योंकि 2 तो हाइड्रोजन ही है, बाकी 3 क्या करेगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे बॉन्ड बनाता है। ये जो स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ है उसको बोलते हैं sp, यानी कि लीनियर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। ठीक है, इसको कैसा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है यहाँ पे, लीनियर इसको बोलते हैं कि लीनियर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, एक दूसरे में क्या है, ये लीनियर है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब जैसे ही अब ये लीनियर हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मतलब कि सिंपल स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे लोग बाद में, अभी इतना समझ लेते हैं कि ये क्या है अपना लीनियर हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यानी कि sp हो गया। इसमें मतलब कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, दो ही है, एक s और एक p है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुआ है और sp का 2 हाइब्रिडाइज sp ऑर्बिटल बना हुआ है। ऐसा समझ में आना चाहिए कि एक s ऑर्बिटल, एक p और s ऑर्बिटल आया, एक p और p ऑर्बिटल आया, और ये दोनों मिल के sp का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना, और इसका संख्या कितना हो गया, 2, क्योंकि यहाँ पे पहले से 2 ऑर्बिटल है तो अभी भी 2 ही ऑर्बिटल बनेगा, ये दिमाग में रखना है। sp3 में भी ऐसा ही हुआ था कि एक s ऑर्बिटल था, 3 p ऑर्बिटल था, तो यानी कि कुल इनिशियली कितना ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल है, यानी कि 4 कक्षक है। तो बाद में sp3 का जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना वो भी कितना कक्षक का बनेगा, उसमें भी 4 कक्षक ही रहेगा, ताकि इसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है टोटली, तो अंत में भी 8 इलेक्ट्रॉन रहना ही चाहिए। ये इसका मेन जो है एक कंजर्व रहता है, एक तरह से संरक्षित रहता है, तो इसको हम लोग को केयर करना होता है। तो इसे यहाँ पे हुआ है कि sp, तो ये लीनियर हो गया। तो हम लोग 3 प्रकार के पढ़े लोग, ठीक है। इसमें एक जो होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये जो 2 बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे अरेंज होता है, उसका पूरा जो 3D है एनालिसिस हम लोग करेंगे कि कैसे अरेंज होता है, किस प्रकार से अरेंज होता है। अभी फिर से हम लोग इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखने वाले हैं। तो अभी हम एक बार क्या करते हैं कि इन तीनों का कंपेरिजन करके बताते हैं, ठीक है। इन तीनों का क्या कर लेते हैं हम लोग, कंपेरिजन कर लेते हैं लोग, ताकि ज़्यादा अच्छा से ये क्लियर हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं मीथेन CH4, इसके बाद ले लेते हैं यहाँ पे एथीन C2H4, इसके बाद ले लेते हैं इथाइन C2H2। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लें तो स्ट्रक्चर भी हम लोग फटाफट खींच सकते हैं इसमें। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ये डबल बॉन्ड रहता है। यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ये एक अपना हो गया, तो ये अपना हो गया मीथेन, इसके बाद एथीन इथाइन, तीनों हो गया अपना। अब हमको इसको समझना है। इसमें अगर इसमें हम देखें कि ये कार्बन है तो हम हर जगह देख सकते हैं, इस कार्बन को भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। हर कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, टोटल 4 बॉन्ड है। आवश्यक है, जब से इसका 4 बॉन्ड नहीं होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो अष्टक नियम पूरा नहीं होगा। तो अगर इसको अष्टक नियम को पूरा करना है तो इसको हर हाल में 4 बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। बाकी वो कैसे बनाता है ये समझे, लेकिन इसको बनाना तो पड़ेगा ही अगर इसको अपना अष्टक नियम को पूरा करना है तो। अब हमारा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी जान गए हैं लोग कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो हुआ है sp3, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग प्लेन पे नहीं खींच सकते हैं, ऐसा फोटो बनाए हैं, लेकिन ध्यान देना है ये ज़बरदस्ती हुआ है, ठीक है। ऐसा हम लोग फोटो नहीं बनाते हैं, ये इसका एक्चुअल फोटो नहीं है, एक्चुअल रियल डायग्राम नहीं है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा तो उसको कॉपी पे खींचना मुश्किल हो जाता है। ये क्या है अपना sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये है अपना प्लेनर, ठीक है। और ये अपना कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये है अपना sp हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि लीनियर। तो ये अपना 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं थोड़ा सा बॉन्डिंग के बारे में कि बॉन्डिंग तो हुआ है, लेकिन कैसा और कौन सा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा कोशिश करना है, जानना है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे s ऑर्बिटल। अगर हम लोग बात करें s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों में कौन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब रहता है, कौन ज़्यादा करीब रहता है। अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियस के करीब कौन ज़्यादा रहता है, तो हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब रहेगा s ऑर्बिटल, क्योंकि s ऑर्बिटल गोलाकार आकृति में होता है, ऐसे गोलाकार, तो न्यूक्लियस के मतलब कि करीब रहता है। जबकि p ऑर्बिटल जो होता है वो ऐसे रहता है अपना, अगर ये अक्ष है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बना रहता है, ऐसे कुछ रहता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है ये इतना दूर में फैला रहता है, ये जो है न्यूक्लियस के करीब नहीं रहता है, जबकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ही करीब रहता है। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा s कैरेक्टर होगा वो जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्या होगा, करीब होगा। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन के अपने तरफ आकर्षित करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग बात करते हैं कि किसमें ज़्यादा s कैरेक्टर है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें 50% s कैरेक्टर है कि नहीं।
और ये sp हम लोग देख लें तो आधा, दो गो बॉन्ड, दो ऑर्बिटल है, तो दो गो था अपना, एक s ऑर्बिटल था, एक p ऑर्बिटल था। दोनों ऑर्बिटल में से s का जो करेक्टर है वो 50% है। यहाँ पे s का करेक्टर घट गया, ठीक है, और यहाँ पे इसका करेक्टर और घट गया। अगर यहाँ पे हम परसेंटेज बोलेंगे तो 1/3 इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे तो 1/4 इंटू 100 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे मात्र 25% हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 33.33% के आसपास रहेगा, यह अपना रहेगा यहाँ पे। यानी कि सबसे ज़्यादा जो एस करेक्टर है वो किस में है, यहाँ पर है, यानी कि sp और हाइब्रिडाइजेशन में आधा आधा है। तो एस करेक्टर ज़्यादा होने से इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बॉन्डिंग है, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये बहुत मजबूत बना है, ठीक है। ये जो बॉन्ड बना वो बहुत मजबूत बना इस हाइब्रिडाइजेशन के चलते, क्योंकि इसमें एस करेक्टर ज़्यादा आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा मजबूती से न्यूक्लियस के पकड़ में रहेगा, केंद्र के नाभिक के पकड़ में रहेगा। ये यहाँ पे बात हो गया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा मजबूती के साथ, ज़्यादा फोर्स के साथ इसके संपर्क में है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो अगर हम लोग फोर्स की बात करें कि इसमें बॉन्ड का क्षमता का बात करेंगे, तो जो sp का अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, तो sp का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा एस करेक्टर है, एस करेक्टर ज़्यादा है तो यू न्यूक्लियस के करीब होगा। इसके बाद कम स्ट्रेंथ किसका होगा, sp2 का, और सबसे कम स्ट्रेंथ किसका होगा, sp3 का। तो ये अपना बॉन्ड का स्ट्रेंथ है। और बॉन्ड का जब स्ट्रेंथ बढ़ता है, ये ध्यान देना है कि जब स्ट्रेंथ बढ़ता है, शक्ति बढ़ता है, तो ये आपस में खींच के छोटा हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है। तो लंबाई, अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो sp का जो लेंथ होगा वो बहुत कम हो जाएगा, sp2 का लेंथ उससे ज़्यादा होगा, और sp3 का लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि ये जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे बड़ा होगा, और ये जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे वो बीच में रहेगा, और ये जो बॉन्ड का लंबाई है, यानी कि ये जो लंबाई है इन दोनों के बीच में, वो सबसे कम रहेगा। ये बॉन्ड लेंथ हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एनर्जी का, कि ठीक है, तो ये जब चूँकि सबसे ज़्यादा है, मजबूत है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो इसको तोड़ने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो ब्रेक करने में इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इसको ब्रेक करने में बहुत उससे कम लगेगा, और इसको ब्रेक करने में सबसे आसानी से ये ब्रेक हो जाएगा, जबकि ये जो है आसानी से ब्रेक नहीं होगा। यानी क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब है तो इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ देख रहे हैं कि sp का ज़्यादा है, तो sp का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब कि इसका जो अगर हम लोग एनर्जी बोलेंगे तो इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर हम लोग बात करें स्टेबिलिटी का, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, sp ज़्यादा स्टेबल होगा sp2 से, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, sp3। तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है, इस बॉन्ड को, यानी क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तो इन सारा हाइब्रिडाइजेशन को और हम लोग को बॉन्ड के स्ट्रेंथ को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा मजबूती के साथ इसके पास है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इस करेक्टर है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, लोग नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे En करके, नीचे नहीं दिख रहा है तो कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ही लिख देते हैं En स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो किस में सबसे ज़्यादा है, sp में, उससे कम किस में है, sp2 में, और सबसे कम किस में है, sp3 में। तो ये सारा ऑर्डर जो है वो हम लोग को ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है, तभी जाके अपना काम हो सकता है। तो अब एक चीज़ हम लोग को ये पहले से ही मालूम है कि ये स्टेबल ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा स्टेबल ये बॉन्ड बना है तो ज़्यादा एनर्जी पहले रिलीज किया होगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज करने पे ही आदमी क्या होता है, स्टेबल होता है, यानी कि बॉन्ड स्टेबल होता है। तो ये एनर्जी रिलीज किया है तब जाके ये ज़्यादा स्टेबल बना है, तो इसको तोड़ने के लिए भी पूरा एनर्जी देना पड़ेगा जितना ये रिलीज किया था, तो इसीलिए ये बहुत ही मजबूत बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया यहाँ पर, यहाँ तक था हम लोग का ये पूरा बॉन्ड के बारे में समझने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फीचर समझते हैं इसका, पाई बॉन्ड का, कि पाई बॉन्ड कैसा कैसा होता है और किस प्रकार से इसका जो है अपना फीचर्स होता है पाई बॉन्ड के बारे में। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो ठीक है, अब नॉर्मली अटैच हो जाता है, थोड़ा सा पाई बॉन्ड के बारे में एक्स्ट्रा जानना जरूरी है।